हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने इग्नू एमएससी फिजिक्स की असाइनमेंट की सीरीज शुरू की थी। इससे पीछे हमने इसकी 4 असाइनमेंट सॉल्व कर ली है। तो ये 5th असाइनमेंट देखते हैं। ये एमएससी PH011 की असाइनमेंट है। तो इसमें हम पार्ट ए और पार्ट बी है। तो इसमें पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ये क्या बोलता है? कैलकुलेट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसमें फर्स्ट पास क्या है? यूनिफॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2a, जहाँ पे ये रिलेट करेगा माइनस के a लेस देन x लेस देन a एंड पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एंड पी एक्स बराबर है 0 एल्सवेयर। दूसरा में पूछा है आपसे कि रे लाइट डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स बराबर है x अपॉन ए स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो इसमें आपसे पूछा है कि मीन निकालना है आपने और वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर फर्स्ट हम देखें, पहले क्वेश्चन का आंसर देखें, द गिवन यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ फंक्शन क्या दिया आपके पास? यहाँ पे दे रखा है कि पी एक्स बराबर है 1/2a माइनस के लेस देन एक्स लेस देन ए, ठीक है। और 0 पे दिया है आपके पास एल्सवेयर, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। अब आपने क्या निकालना है? इसमें मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। मीन और वेरिएंस दोनों चीज़ें आपने निकालनी है। तो अगर हम मीन की बात करें तो मीन को डिनोट करते हैं म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स, ठीक है। ये बराबर होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और ये फंक्शन क्या होता है? एक्स पी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आपको पी एक्स दे रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास मीन का फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप मीन निकालते हो, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, जो ये पी एक्स जो हमको फंक्शन दिया था, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 में डालोगे तो इसके बाद क्या आएगा आपके पास? म्यू बराबर है ई ऑफ एक्स बराबर है, और लिमिट दे रखी है माइनस ए से ए तक। एक्स मैंने ऐसे ही रहने दिया, पी एक्स की वैल्यू डाल दी यहाँ पे 1/2a। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब 1/2a तो मेरे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, माइनस के ए से एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि जो इंटीग्रल है ये ऑड फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। तो इंटीग्रल होता है जो ऑड फंक्शन का, वो सिमेट्रिक इंटरवल पे क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि जो ये इंटीग्रेशन है माइनस के ए से एक्स डी एक्स, वो बराबर क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इंटीग्रल मेरे पास 0 के बराबर हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा? म्यू बराबर है 1/2a इंटू 0। तो यहाँ से मेरे पास मीन कितना आएगा? मीन आएगा मेरे पास 0। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या निकालना है? अब आपने वेरिएंस निकालना है। इसमें वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। अब सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा? नोट करना पड़ेगा। यहीं से आप वेरिएंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास मैंने मीन तो निकाल रखा है, मीन बराबर म्यू बराबर है ई ऑफ एक्स बराबर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन 3 में, तो मेरे पास जो वेरिएंस आएगा वो क्या बचेगा? ई एक्स स्क्वायर माइनस 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या है? सिग्मा स्क्वायर बराबर ई ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। म्यू बराबर ई एक्स था मेरे पास, अब ई एक्स स्क्वायर है, तो पी एक्स का भी क्या हो जाएगा? एक्स का क्या हो जाएगा मेरे पास? स्क्वायर, और बचेगा पी एक्स मेरे पास, ठीक है। अब इसका डी एक्स होगा, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इसकी इंटीग्रेशन होगी मेरे पास। तो क्या बचेगा? ई एक्स स्क्वायर बराबर है दिस। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे आपके पास, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 3। तो मेरे पास ये आ गया, वेरिएंस आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इतना आप देख सकते हो। अब अगर इसका सेकंड पार्ट देखें, सेम यही चीज़ है। अब इसमें रे लाइट डेंसिटी फंक्शन निकालना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास फंक्शन दे रखा है रे लाइट डेंसिटी का, ये चीज़ मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपने मीन निकालना है, तो सेम वही प्रोसीजर जो आपने ऊपर यूज़ किया था। यहाँ से आप क्या निकालोगे? मीन निकालोगे, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे, और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल रिजल्ट आपने याद रखना है इस चीज़ का, ये बराबर होता है इसके, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे आपके पास मीन कितना आएगा? मीन आ जाएगा आपके पास, इसको कैलकुलेशन नहीं है, आप लोग कर लेना खुद भी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मीन इसके बराबर आ जाएगा 1.2533
ए के बराबर, ठीक है। उसके बाद आप वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने बोल रखा है, ये आपने याद रखनी है चीज़, ठीक है। अब वेरिएंस निकाल लोगे आप, इसके बाद तो वेरिएंस कितना आएगा आपके पास, ये वेरिएंस आएगा बराबर है आपके पास कितना आएगा, ये आप कैलकुलेशन कर लेना आपने वेरिएंस, यहाँ से आपके पास वेरिएंस आ जाएगा आपके पास निकाल के कितना आएगा, ए स्क्वायर 5.0119 ए माइनस 6.28, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस आपने क्या रखना है, मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला आपने रखना है माइंड में, मीन और वेरिएंस का, ठीक है। तो वहीं से आप कैलकुलेट कर सकते थे यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का बी, show that for any distribution where n is large the distribution tends to a Gaussian or normal distribution। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी n लार्ज के लिए, तो यहाँ से अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये एक प्रकार की सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। ये वाला जो क्वेश्चन नहीं है सेंट्रल लिमिट थ्योरम से होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है क्या होती है, इट स्टेट दैट let x1 x2 xn is a random sample drawn from the any distribution where mean and variance for large n the sampling distribution of sample mean approaches to the normal distribution or Gaussian distribution with mean mu of x is equal to mu and standard deviation is equal to sigma upon under root n। किसी large n के लिए है जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलती है, कोई भी रैंडम स्पेस है हमारे पास, मतलब सैंपल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू n लार्ज है, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो एनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो म्यू तो होता है मीन, और जो ये क्या बोलते हैं ये सिग्मा है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल के लिए अगर नॉर्मल की मैं बात करूं, जो मीन निकलेगा वो बराबर होगा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलती है, ठीक है। अब जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे को क्वेश्चन में पूछा है वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसको जो है स्टेप बाय स्टेप इसको ड्राइव किया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ये है यहाँ पे, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है किसके लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए, किसके लिए, फॉर द फंक्शन एक्स, ठीक है। तो इसको ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, और ये तो था किसके लिए, एक्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्स मीन के लिए, तो मीन के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। जहाँ पे एक्स के ऊपर जो बार ये मीन है, ये क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, ठीक है। और जो एक्स आई क्या है मेरे पास, ये रैंडम सैंपल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से देखोगे तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर, अगर मैं पुट करूँ वैल्यू, ठीक है, ऊपर, तो यहाँ से जो ई की पावर टी समेशन ऑफ एक्स आई एन आई को अगर मैं खोल दूँ तो ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे ए समेशन ऑफ एक्स आई गया, एक्स से लेकर एन, एन सैंपल स्पेस है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से इसको ड्राइव किया है मैंने अलग अलग करके, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको ड्राइव करोगे तो आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे आपके पास, किसके लिए, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है किसके लिए, एक्स बार के लिए, मतलब मीन के लिए, ठीक है। उसके बाद आप अगर न्यू वेरिएबल देखोगे, डिफाइन न्यू वेरिएबल, z बराबर है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। एक हमने नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया इसमें z, ठीक है। तो अब इसके लिए हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए जो मेरे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ये आ जाएगा मेरे पास, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। इसके बाद उसके बाद क्या करना है आपने, जो इक्वेशन 1 है उसको इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करके इक्वेशन 2 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। देख लेना आपने इसमें पुट किया था मैंने ये चीज़ें, ठीक है। अब इसको मान लिया, इसको अगर थोड़ा सा आगे फर्दर एक्सप्लेन किया तो ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब लॉग लेना बोथ साइड, अगर बोथ साइड हम लॉग ले रहे हैं तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। लेकिन हमको पता है एम एक्स टी क्या होता है, ये हमने ऊपर जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन था किसी एक्स के लिए वो ये चीज़ थी मेरे पास, ठीक है। अब इसको अगर मैंने फर्दर आगे एक्सप्लेन किया है, इसको तोड़ा है, ठीक है, जहाँ पे ई रेस टू पावर टी एक्स क्या है 1 प्लस टी एक्स प्लस, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है मैंने इसका, ठीक है। अब एम एक्स टी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 मान लिया, ठीक है। अब इक्वेशन 5 की वैल्यू को मैंने किस में पुट कर दिया, 4 में, मतलब एम एक्स टी की वैल्यू डाल दी मैंने, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। लॉग लेके दोनों साइड ये मेरे पास आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो म्यू वन डैश है वो म्यू इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स है,
जब आप लास्ट में इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक log m2t इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो यही यहाँ पे अगर मैं लिमिट ले लूँ बोथ साइड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब लार्ज n के लिए ही बोला है हमारे पास। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास लार्ज n के लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या शो होता है, यहाँ से ये शो होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ z टेंड्स टू n लार्ज 0 1, मतलब ये जो n की z की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है मेरे पास। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलती है, x टेंड्स टू n म्यू सिग्मा स्क्वायर, मतलब यहाँ से क्या है, अगर मैं x की जगह 0 और सिग्मा की जगह 1 पुट कर दूं इस इक्वेशन में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी वैल्यू। और यही हमने क्या है, यही ड्राइव की है यहाँ पे इसके लिए, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया मेरे पास, मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम प्रूफ हो गई। तो यहीं से हम पता लगा सकते, देयरफॉर फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर n इज लार्ज द डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू अ गॉसियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसी को सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर लिया है सेंट्रल लिमिट थ्योरम से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ये क्या बोलता है, कंसीडर अ सिंगल क्लासिकल वन डायमेंशनल नॉन रिलेटिविस्टिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, obtain x of t and p of t as a function of time. Assume that initially at t is equal to 0 the oscillator is at the maximum displacement x naught and p naught is equal to 0. Plot its phase space trajectory for the fixed total energy. आपने क्या करना है, आपने जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और एक फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री आपने प्लॉट करनी है, किसके लिए, सिंगल क्लासिकल वन डायमेंशनल नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है, तो वी नो दैट हैमिल्टोनियन क्या होता है इस सिस्टम के लिए, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है इस इक्वेशन के लिए, जो हैमिल्टोनियन है इस वन डायमेंशनल फंक्शन के लिए क्या होता है, दिस। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द टाइम इवोल्यूशन फॉर टाइम स्टेट एक्स टी एंड पी टी। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स डॉट टी बराबर है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी। ये आपने पिछले ईयर में है क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने ये चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स डॉट टी क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी। जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या, पी डॉट टी मतलब माइनस के डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है, टेक अनदर टाइम डेरिवेटिव एक्स डॉट टी एंड यूजिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू रिजल्टेंट एक्सप्रेशन। आपने इक्वेशन 3 का यूज करना है और इस रिजल्टेंट इक्वेशन में आपने क्या करना है, इसको पुट कर देना है। ठीक है, अब पी टी की वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और दोबारा डिफरेंशिएट किया एक्स को, एक्स डबल डॉट का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव निकाला है इसका। ठीक है, अब ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है ये हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में ये चीज़ पढ़ रखी है पिछले ईयर में। ठीक है, तो एक्स डॉट टी बराबर हो जाएगा दिस। ठीक है, इक्वेशन 5 को हम अगर इंटीग्रेशन नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 ए और बी क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, फिर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी जब इसको डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम, और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 2 में आपने ये चीज़ निकाल रखी है, अब इसकी जगह अगर पुट करोगे आपके पास तो आपका इक्वेशन 7 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर इक्वेशन 6 को आप इक्वेशन 7 में डालोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लेना है खुद। ठीक है, ये जस्ट मैंने खुद सॉल्व किया है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, आपने जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो उस टाइम आपने खुद सॉल्व करनी है ये चीज़ें। ठीक है, अब इसने मेरे पास कंडीशन दी थी इसमें क्वेश्चन में कि इनिशियल कंडीशन के टाइम 0 तो एक्स बराबर एक्स नॉट, बी बराबर है 0। ठीक है, तो जब आप ये सारी चीज़ें इक्वेशन 8 में पुट करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आप ये पी टी बराबर माइनस एम ओमेगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ से ये ग्राफ देख सकते हो, जो प्लॉट किया है ग्राफ एक्स टी और टाइम का और पी टी और टी का, ये वाला ग्राफ आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक जगह कॉस का, यहाँ पे कॉस का फंक्शन है और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन का, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन का। तो माइनस साइन का ग्राफ तो नीचे से ही शुरू होगा। ठीक है, तो ये मैंने प्लॉट कर दिया है इसमें ग्राफ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये चीज़। ठीक है, तो ये अब इसके बाद जो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री है वो आप यहाँ से बता सकते हो हैमिल्टोनियन की जगह। आपने क्या करना है, इक्वेशन 9 इक्वेशन 10 को किसमें, इक्वेशन 1 में डालना, जो फर्स्ट इक्वेशन ली थी। उसके बाद आपके पास जब ये देखोगे आप टोटल, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन जब आप पुट करोगे
और ये इक्वेशन किसकी है? इट इज द इक्वेशन ऑफ किसकी? एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है? एलिप्स की इक्वेशन है। आप देख सकते हो ये चीज, ठीक है, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप ट्रेजेक्ट्री बता सकते हो, इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है? ये एलिप्स की ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। तो ये भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ये क्या बोलता है? व्हाट इज गिब्स पैराडॉक्स? ड्राइव सेकर टेट्रोड इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी फॉर अ क्लासिकल आइडियल गैस। आपने बताना है कि गिब्स पैराडॉक्स क्या होता है और आपने सेकर टेट्रोड इक्वेशन को ड्राइव करना है किसके लिए? आइडियल गैस के लिए, क्लासिकल आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर गिब्स पैराडॉक्स की बात करें, ये क्या होता है? इन मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस वी ऑब्जर्व गिब्स पैराडॉक्स। कि दो गैसेस जब हम मिक्स करते हैं तब हम गिब्स पैराडॉक्स को देखते हैं। लेट अस कंसीडर टू गैसेस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल n and volume b and nature are separated by partition. After removing partition, the entropy should be same or change in entropy should be zero. But after removing partition for distinguishable particle, the entropy changes. So this is called paradox. मतलब सिंपल है। अगर शुरू में मान लो आपने दो गैसेस ले रखी है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, इनिशियल कंडीशन ये है, दो चैम्बर है आपके पास, एक ये एक ये। तो इस टाइम इस वाले बॉक्स की एंट्रोपी S1, इसकी S2 है, ठीक है। लेकिन जब बाद में आप ये बीच का पार्टीशन हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगी? गैसेस मिक्स हो जाएगी, ठीक है। मिक्स हो जाएगी तो इसकी एंट्रोपी जो है चेंज हो जाएगी। एंट्रोपी क्या होता है? रेंडमनेस। एंट्रोपी क्या होता है? रेंडमनेस, मतलब डिसऑर्डरनेस। शुरू में ये गैसेस ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये गैसेस 1 के पार्टिकल, ये गैसेस 2 के पार्टिकल है। लेकिन जब आप बीच में से ये हटा दोगे पार्टीशन, तो ये पार्टिकल आपस में मिक्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बता नहीं सकते हो आपकी ये पार्टिकल कौन से गैस का है। इसी को क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। तो एंट्रोपी ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगी, ठीक है। और एंट्रोपी चेंजेस कहाँ तक होगी? ये डेल्टा एस बराबर है n के log 2। मतलब सिंपल आप ये देख सकते हो, ये एंट्रोपी का है ये, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हो, अब डेरिवेशन करते हैं किसकी? सेकर टेट्रोड इक्वेशन, किसके लिए? क्लासिकल आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये सिंपल लिखा है कि ये इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम की सेकुलर टेट्रोड इक्वेशन है, क्या चीज़ है ये हमारे को क्या बताता है? थर्मोडाइनेमिक स्टेट बताता है, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल बताता है। और ये इक्वेशन किसके लिए? ओनली फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, मतलब इनडिस्टिंग्विश पार्टिकल के लिए इक्वेशन वैलिड है मेरे पास, ठीक है। तो हमारे को पता है पार्टीशन फंक्शन क्या होता है आइडियल गैस के लिए, दिस, ये आपने याद रखना है। ये इक्वेशन z बराबर है v/h³ 2πm/kT की पावर 3/2, ठीक है। h प्लैंक्स कांस्टेंट, v वॉल्यूम है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, m मास है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इनडिस्टिंग्विश्ड पार्टिकल की बात करूँ तो मेरे पास जो पार्टीशन फंक्शन है वो ये हो जाता है, किसके लिए? एक पार्टिकल के लिए। लेकिन अगर n पार्टिकल की बात करूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास क्या? पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है आपने? हमारे को रिलेशन पता है किसके बीच में? एंट्रोपी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के, ये होता है रिलेशन पास। ये रिलेशन भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन, ये फ्री एनर्जी और पार्टीशन फंक्शन के बीच का रिलेशन है, ठीक है। अब क्या, अगर आप सेकंड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन में डालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप इसको रीअरेंज करोगे, ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में जब आप सॉल्व करोगे, log a इंटू बी का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b। लास्ट में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी फिफ्थ, ठीक है। अब लार्ज n के लिए क्या हो जाएगा? स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या होता है? log ni बराबर है n log n, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हाँ, यहाँ पे log ni की जगह मैं ये चीज़ पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपके पास सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 7, दिस इक्वेशन, ठीक है। अब मेरे को पता है शुरू में ही रिलेशन था एंट्रोपी और फ्री एनर्जी के बीच में, S बराबर है -k del F अपॉन del T। फिर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू T तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या आ जाएगी? ये सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, देख लेना आपने ये चीज़। लास्ट में आपके पास एंट्रोपी की जो इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन आती है। तो यही इसको ही क्या बोलते हैं? सेकर टेट्रोड इक्वेशन बोलते हैं, किसके लिए? क्लासिकल आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी।
ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द माइक्रोस्टेट के कोरेस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ई के इन कैनोनिकल एनसेम्बल। ऑल्सो राइट द एक्सप्रेशन फॉर कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। आपने एक्सप्रेशन करना है किसका, प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द सिस्टम इन द माइक्रोस्टेट, ठीक है, एनसेम्बल। और आपने क्या बताना है एक्सप्रेशन किसके लिए, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन के लिए भी आपने क्या करना है, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट की बात करते हैं। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर होता है पी के बराबर ई की पावर माइनस के बीटा ई के अपॉन जेड, जहाँ पे पी के क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम बीइंग स्टेट के, और बीटा क्या है, बीटा इनवर्स थर्मल है, जेड क्या है, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने ये एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन के लिए, ठीक है। तो हमको पता है ये इक्वेशन तो अभी पढ़ चुके हैं। अब माइक्रोस्टेट की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पी के बराबर होगा 1, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से z बराबर है दिस हो जाएगा यहाँ से। तो पार्टीशन फंक्शन z इज सम ओवर द पॉसिबल स्टेट के, मान लो के स्टेट है मेरे पास, तो पार्टीशन फंक्शन ये बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन आ गया, यही पार्टीशन फंक्शन है किसके लिए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो कि डिटरमाइन करता है थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज सच एज फ्री एनर्जी एंट्रोपी, ये सारी क्या है, थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज है मेरे पास, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी, ये क्या बोलता है, कैलकुलेट रिलेटिव फ्लक्चुएशन इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम अबाउट द मीन वैल्यू इन कैनोनिकल एनसेम्बल। आपने रिलेटिव फ्लक्चुएशन बताना है किसमें, एनर्जी में, और कैनोनिकल एनसेम्बल के उसमें बताना है आपने, ठीक है। तो वी नो दैट एवरेज एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने याद रखना है, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, ई के बराबर है ई आई। तो यहाँ से एनर्जी फ्लक्चुएशन आपने का, फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप फ्लक्चुएशन निकालोगे तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू बीटा के, ठीक है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे क्वेश्चन को तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यू बाय वी के फॉर्म में है ना। तो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, यू बाय वी के फॉर्म में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी होगी, ठीक है, कि v का स्क्वायर हो जाता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन एज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे, फिर ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फिर जब इसको सॉल्व करोगे आगे, फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 से क्या मिल सकता है मेरे को, ये चीज़ अरेंज किया मैंने इक्वेशन 1 को, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। उसके बाद आपने इक्वेशन 3 का यूज़ करना है, और इक्वेशन 4 का, इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 3 और 4 का आप यूज़ करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन 2 है क्या बन जाएगी आपके पास, दिस, ठीक है। उसके बाद आपने फ्लक्चुएशन इन एनर्जी निकालना है, मतलब डेल्टा ई का स्क्वायर निकालना है आपने, ठीक है। ये होता है फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन अगर कॉमन ले लूँगा तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, ठीक है। उसके बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन 8 आ जाएगी मेरे पास। अब इसमें क्या, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 8 मल्टीप्लाई डिवाइड डेल्टा टी से आप डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, फिर आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, जहाँ पे बीटा क्या होता है 1/kBt, इसको इनवर्स थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे उसके बाद आपके पास इक्वेशन 10 आ जाएगी। अब आपने इक्वेशन 10 को पुट करना है किसमें, इक्वेशन 9 में, फिर आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे लास्ट में आपके पास जो ये एनर्जी आ जाएगी मेरे पास, वो क्या आएगी, kBT²CV/u², ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही, कंसिडर अ गैस इन अ लैटिस मॉडल इन विच गैस कंटेन्ड इन वॉल्यूम V is assumed to be divided into fixed small cubic cell of volume V0 such that each of the cell can contain at most one atom. The system behave as a set of distinguishable and independent cell in contact with the reservoir at the temperature T. Chemical potential mu. Obtain the expression of canonical partition function and average number of particle. आपने एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए, कैनोनिकल। आपका टर्म दे रखी है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम V दिया है, सेल का वॉल्यूम V0 दिया है, तो आपने उसके लिए एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। अब लैटिस गैस मॉडल की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम V होता है assumed to be divided into fixed small cube cell, आप लोगों ने ये पढ़ लेना है सिंपल। अब जो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन होता है किसी सिंगल सेल के लिए, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो ये चीज़ होती है मेरे पास सिंगल सेल के लिए, ठीक है, ये आपने याद रखना है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से जब आप बीटा क्या है, ये चीज़ है। अब इक्वेशन 1 जब ये इस वाली बीटा की वैल्यू हर चीज़ आप पुट करोगे इक्वेशन 1 में, तो आपका इक्वेशन 1 ये बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब देयर आर m इंडिपेंडेंट सेल, अब इसने पहले क्वेश्चन में बता रखा है कि इसमें
इंडिपेंडेंट सेल है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m बराबर होगा v अपॉन वी नॉट, ठीक है, मतलब फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ये पार्टीशन फंक्शन है, तो यहाँ से z ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, ये बन गई इक्वेशन 2, और इसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एवरेज एनर्जी निकालनी है हमने, किसकी, एवरेज पार्टिकल की, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी क्या होती है, n ऑफ p ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ से आप जो आपने ये वैल्यू निकाल रखी है पी एन बराबर क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस बीटा एन अपॉन जेड, ये हमको पता है, ठीक है। अब यहाँ से पी एन की वैल्यू पुट करोगे आप, तो यहाँ से पी वन कितना आएगा, माइनस जेड की वैल्यू आपने पुट कर दी इसमें, ठीक है। तो पी वन आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर जब आप पार्टिकल एन की बात करोगे किसी सेल में, तो आपके पास एम इंटू पी वन, एम क्या इंडिपेंडेंट सेल है और वी अपॉन वी नॉट है। जब आप एम की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास लास्ट में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइव द क्वांटम लेवली इक्वेशन, राइट दिस इक्वेशन फॉर स्टेडी स्टेट। आपने जो लेवली इक्वेशन है इसको ड्राइव करना है किसके लिए, स्टेडी स्टेट के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्वांटम मैकेनिक्स में एक डेंसिटी मैट्रिक्स ऑपरेटर होता था, ठीक है, ये विच इवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। एच क्या होता था, हैमिल्टोनियन होता था, ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये कम्यूटेटर है एक, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इज कॉल्ड क्वांटम लेवली थ्योरम, यही है मेरे पास क्वांटम लेवली थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से आप डेरिवेशन देखोगे इसकी, तो स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। सबसे पहले टाइम इक्वेशन लेनी है क्वांटम स्टेट के लिए, आपने इक्वेशन 2 ले ली। अब मेरे पास डेंसिटी ऑपरेटर का पता है, या आपने क्वांटम मैकेनिक्स 1 में आपने ये चीज़ पिछले ईयर पढ़ी है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डेंसिटी ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो डेंसिटी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। उसके बाद आपने इक्वेशन 2 का यूज़ करना है, तो हम इस इक्वेशन 4 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व करोगे इसको, फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में डाल देना है, जो आपके पास ये पांचवी इक्वेशन आई है, ठीक है। फिर जब आप इसमें डाल दोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, एच ऑपरेटर और डेल्टा ऑपरेटर के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास ये आ गई, और यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। अब स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, स्टेडी स्टेट के लिए जो डिफरेंशिएशन है डेंसिटी का डी, वो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट बी का, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, यूजिंग द रिजल्ट डेल्टा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एच, एच क्या है, हैमिल्टोनियन है, टी आर ई की पावर माइनस बीटा, शो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी मैट्रिक्स ऑफ फ्री पार्टिकल इन बॉक्स of volume being the canonical ensemble is the coordinate representation is given by this। ये इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पे, ये ठीक है, आपने इसका यूज करना है और ये इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास डेंसिटी मैट्रिक्स दे रखा था मेरे पास ये, ठीक है, जहाँ पे एच हैमिल्टोनियन, बी क्या इनवर्स थर्मल एनर्जी है। अब मेरे को पता है कि जो फ्री पार्टिकल के लिए जो हैमिल्टोनियन क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m, पी क्या है मोमेंटम ऑपरेटर है, एम क्या है मास है पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो इन गिवन इक्वेशन 1 द पार्टीशन फंक्शन इज गिवन बाय, अब मेरे पास इक्वेशन में पार्टीशन फंक्शन भी दे रखा था, ठीक है, दिस, ये z बराबर है टी आर ई की पावर, ठीक है। अब सिंस फ्रॉम इक्वेशन टू एच इज डिपेंड ओनली ऑन मोमेंटम, एच किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ मोमेंटम के ऊपर, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ट्रेस इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन z बराबर हो जाएगा दिस, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जो ट्रेस आएगा वो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है वाली, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है, v अपॉन एच स्क्वायर, एच क्यूब बाहर है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 का आपने पुट करना है किसमें, इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 2 को जब आप पुट करोगे तो आपको इक्वेशन 5 आ जाएगी, ठीक है। अब जो इसका इंटीग्रल है वो इक्वल टू किसके होता है, दिस के, इसका इस वाले टर्म का इंटीग्रल, ठीक है। तो ये बराबर इसके हो जाएगी, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ये। तो इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी मेरे पास, इक्वेशन 5 ये आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद उसके बाद आपके पास z क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को पता है h क्या होता है, प्लैंक्स ये h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालोगे तो 2 पाई इंटू एच बार हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको आपने किस में पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो जब आप पुट करोगे तो आपका z ये आ जाएगा, और z क्या आ गया, यही, और यही इक्वेशन हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब डेंसिटी मैट्रिक्स ये है, तो ये वाला मेरे पास क्या हो गया, शो हो गया मेरे पास, ठीक है। तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखते हैं, ऑब्टेन फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन
ड्रॉ इट फॉर द टी इज इक्वल टू 0 केल्विन एंड टी इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, व्हाट इज द फिजिकल। आपने फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ऑब्टेन करना है और इसको ड्रॉ करना है कि इसके लिए टेम्परेचर जब 0 केल्विन है और टेम्परेचर जब ग्रेटर देन 0 केल्विन के, ठीक है। तो अगर फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं मैं तो ये इक्वेशन होती है मेरे पास, एन आई बराबर है जी आई ई रेज़ टू अल्फा प्लस बीटा ई की पावर आई ई आई प्लस 1, ठीक है। जहाँ पे जी आई क्या है टोटल सेल है, एन आई क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल है, ई आई क्या है एनर्जी ऑफ ith सेल है और बीटा क्या है इनवर्स थर्मल 1/kBt, ठीक है। तो जब इसके बाद आपने ईच सेल ऑफ ith क्वांटम स्टेट कंटेन ओनली 1 पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से एक ही पार्टिकल है इसमें, तो मेरे पास एफ ई ऑफ आई क्या हो जाएगा ni/gi, ठीक है। जहाँ पे एफ ई आई क्या है ऑक्यूपेशन इंडेक्स ऑफ द स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ई आई, दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द क्वांटम स्टेट्स ऑफ दैट एनर्जी, ठीक है। इसके बाद आप पुट करोगे जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में, तो आपके पास इक्वेशन 2 ये बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने सॉल्व करना है फी आई आगे फर्दर। अब बीटा की वैल्यू जब आप इसमें बीटा क्या होता है 1/kBt, अब बीटा की वैल्यू डाल दोगे इसमें, तो ये फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द क्वांटिटी अल्फा इज एक्स, अल्फा क्या होता है -ke/kBt, ठीक है। तो आप अल्फा की वैल्यू भी इसमें डाल दोगे, ई एफ क्या है मेरे पास यही फर्मी एनर्जी है, ठीक है। तो जब आप डाल लोगे तो आपके पास जो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यही फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको टेम्परेचर जब 0 केल्विन होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से एक्सप्लेन किया है कि अगर इक्वेशन 5 है टेम्परेचर 0 केल्विन है तो जो फर्मी डायरेक्ट है वो 1 आता है कब, जब इनिशियल ये एप्साइल आई इनिशियल एनर्जी होगी वो लेस देन होगी इसके फाइनल एनर्जी की, और ये 0 कब होगा जब इनिशियल एनर्जी बड़ी होगी किससे ई फाइनल के। तो आपने ये कंडीशन भी याद रखनी है। तो ये थी मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो ये बन जाएगा 0 केल्विन के लिए, ठीक है। ये वाला ग्राफ 0 केल्विन के लिए बन जाएगा फाइनल एनर्जी और फर्मी डायरेक्ट के बीच में, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो जब आप कुछ भी ग्रेटर देन 0 पुट करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन 5 है वो 1/2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 0 डिग्री से है तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे फिगर भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखते हैं, एक्सप्लेन पॉलीज पैरामैग्नेटिज्म, शो दैट एट t इज इक्वल टू 0 पॉलीज पैरामैग्नेटिज्म ससेप्टिबिलिटी इज गिवन बाय जाई नॉट बराबर 3/2 n म्यू स्टार 2/एप्साइल f, ठीक है। जहाँ पे म्यू स्टार के इंट्रांसिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो जो पॉलीज पैरामैग्नेटिज्म है, पॉलीज पैरामैग्नेटिज्म इन द system of free electrons such as metal due to the spin magnetic moment of electron unlike localized atomic moment which lead to Curie paramagnetism. फ्री इलेक्ट्रॉन ओबे फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किसको फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को ओबे करते हैं एंड एग्जिबिट अ वीकर पैरामैग्नेटिज्म रिस्पॉन्स, सो द रिस्पॉन्स इज ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यही पॉली पैरामैग्नेटिज्म, जो पॉली पैरामैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक इफेक्ट मेरे को देखने को मिलता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, ठीक है, विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसी को क्या बोलते हैं पॉलीज पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब जो पॉलीज पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इसके बराबर जाई नॉट बराबर डेल्टा एम अपॉन डेल्टा बी, जहाँ पे बी बराबर होता है 0, एम क्या है मैग्नेटाइजेशन, बी क्या है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैग्नेटाइजेशन है टी इज इक्वल टू 0, अब क्वेश्चन में टी इज इक्वल टू 0 पे पूछा था, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, electron has two spin plus and minus in the presence of magnetic field B the energy level shift by Zeeman splitting। एक Zeeman इफेक्ट था, Zeeman इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही बताते हैं इसमें, मतलब इसमें हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करता है यहाँ पे, ठीक है, उसी को Zeeman स्प्लिटिंग बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे दो स्पिन स्टेट, इलेक्ट्रॉन को आपको पता है कि क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो पॉजिटिव क्लॉकवाइज हो गया, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब ई प्लस माइनस बराबर है ई के प्लस माइनस म्यू स्टार बी, ये क्वेश्चन आपने याद रखनी है Zeeman स्प्लिटिंग की, ठीक है। अब इसमें डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो फर्मी लेवल होगा वो इसके बराबर होगा मेरे पास, ठीक है। अब फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइजेशन का आपके पास ये होता है, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन 3 को पुट करोगे इक्वेशन 4 में तो आपके पास एम की वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, एम बराबर दिस। नाउ टू कैलकुलेट द पॉलीज पैरामैग्नेटिक टी इज इक्वल टू 0 पे इन इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन वी गेट, जब t इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास ये इक्वेशन जब आप यूज करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये प्रूफ हो गया, हमने यही प्रूफ करना था, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डी, हाउ मेनी फोटोन्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ रेडिएशन एट 727 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज देयर एवरेज एनर्जी।
आपने बताना है कि कितने फोटोन प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर क्यूब रेडिएशन में का जब 727 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। और आपको ये यूज़ करने को बोला है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। जब इक्वेशन आती है मेरे पास, जो अगर मेरे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है पर यूनिट वॉल्यूम है, वहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन आपने कैलकुलेट करना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे एन क्या है, नंबर डेंसिटी है, वी वॉल्यूम है, के बी बोल्ट्जमैन स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट है मेरे पास, ठीक है। तो गिवन दैट हमारे को ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर आप ये चीज़ दे रखी है मेरे को, तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ 2.405, ठीक है। तो जब आप इसमें पुट करोगे और बाकी सारी वैल्यूज़ जब आप डालोगे इसमें के बी की, टी की, तो आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लास्ट में कितने आएंगे आप देख सकते हो यहाँ पे कितने आएंगे। नंबर ऑफ फोटोन 2.02 × 10⁻10 फोटोन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फोटोन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 727 डिग्री टेम्परेचर था। तो एवरेज फोटोन एनर्जी आपने निकालनी है। ये फॉर्मूला क्या होता है 2.7 kBT, ये वाला फॉर्मूला होता है एवरेज फोटोन एनर्जी निकालने का, ठीक है। तो जब आप KB और T टेम्परेचर है मेरे पास, टेम्परेचर ये था, ये पुट करोगे आपके पास, तो एवरेज जो आपके पास फोटोन एनर्जी है कितनी आएगी मेरे पास 3.726 × 10⁻20 जूल, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए। ये क्या बोलता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड वायरल कोफिशिएंट B2 in terms of the intermolecular potential phi r using the approximation beta E naught is less than 1 using the Lennard-Jones potential to outline its calculation। आपने एक्सप्रेशन निकालना है सेकंड वायरल कोफिशिएंट का, ठीक है, जहाँ पे आपने यूज करना है किसका, Lennard-Jones पोटेंशियल का, ठीक है। वी नो दैट द वायरल एक्सपेंशन डिस्क्राइब द इक्वेशन ऑफ स्टेट रियल गैसेज। ये आपके पास वायरल एक्सपेंशन की इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, जहाँ पे पी है, एन है, आपको ये देख सकते हो आप ये चीज़ें कर लेना कि क्या 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 चीज़ें है, ठीक है। अब सेकंड वायरल कोफिशिएंट इज गिवन बाय, ये होता है सेकंड वायरल कोफिशिएंट, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ से क्या करना है, हमने इस B2 की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब गिवन दैट द अप्रोक्सीमेशन, इसने बोला है बीटा एप्सिलॉन नॉट इज लेस देन 1, सो द फॉर दिस द सेकंड वायरल कोफिशिएंट इज क्या बन जाएगा, ये लेस देन 1 है, यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर एक्सपेंशन, ये फर्स्ट ऑर्डर एक्सपेंशन होता है, ठीक है। माइनस बीटा फाई आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 2 में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से इसी बीटा 2 की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब ये चीज़ -2 बाहर आ जाएगा, -2 बीटा भी बाहर, फाई आर आर स्क्वायर डी आर। फिर जब आप ये इक्वेशन 4 आ गई मेरे पास। अब यहाँ से क्या है, इक्वेशन शो दैट बीटा जो ये B2T प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से देख सकते हो आप, इसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ये बीटा 2T किसके, फाई आर के, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यूजिंग द लेनार्ड पोटेंशियल द आउटलाइन कैलकुलेशन ऑफ द सेकंड। तो लेनार्ड पोटेंशियल क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लेनार्ड पोटेंशियल, ठीक है। जब आप इसका यूज करोगे यहाँ पे, तो जब इस इक्वेशन 5 को आप इक्वेशन 4 में डालोगे, तो बीटा 2T आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो ये लास्ट में एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, ठीक है। यही है जो जो यहाँ पे मस्ट बी वैल्यूड न्यूमेरिकली और यूजिंग एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन, ये यूज होता है उसमें भी, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्या बोलता है, यूजिंग द मेयर एफ फंक्शन शो दैट द सेकंड वायरल कोफिशिएंट B2 फॉर अ गैस with a hard sphere potential phi r is given as B2 is equal to 2/3 pi sigma q, where sigma is the diameter of the sphere. Here phi r is equal to infinity for r is less than sigma and phi r is equal to 0 for r is greater than sigma। आपने मेयर एफ फंक्शन का यूज करना है सेकंड वायरल कोफिशिएंट गैस के लिए, किसी स्फीयर के लिए आपने उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, जहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है इसमें, ठीक है। तो मेयर एफ फंक्शन इज सेड टू बी एक्सप्रेस द सेकंड वायरल कोफिशिएंट B2 इन टर्म्स ऑफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये मेयर एफ फंक्शन है आपके पास, जहाँ पे बीटा क्या है, फाई आर इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल है, ठीक है। अब सेकंड वायरल कोफिशिएंट अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ये चीज़ आई थी मेरे पास, ठीक है। अब हार्ड स्फीयर की बात करूँ तो इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल क्या होता है, ये भी कंडीशन दे रखी है इसने, इन्फिनिटी आर इज लेस देन सिग्मा और आर ग्रेटर देन, तब यहाँ पे 0 दे रखा है इसने, ठीक है। कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। सिग्मा क्या है, डायमीटर ऑफ हार्ड स्फीयर है। अब नाउ फॉर द डेफिनेशन ऑफ मेयर फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ आर -1 आर लेस देन सिग्मा 0 इज आर। तो एफ आर इज इक्वल टू -1 फॉर आर इज दिस, एफ आर इज इक्वल टू 0 फॉर आर इज ग्रेटर देन सिग्मा, ठीक है।
सब्स्टिट्यूटिंग एफ आर इंटू द इक्वेशन 2, जब आप एफ आर की वैल्यू इक्वेशन 2 में डालोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से सिग्मा तक। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे इसको आर स्क्वायर को, तो आपको ये चीज़ आएगी। फिर जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो लास्ट में आपके पास ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही हमने बताना था इसमें। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी। स्टेट आइजिंग मॉडल and obtain the partition function for one dimension in the absence of an external magnetic field up to second order perturbation. Explain the physical significance of each term in the Hamiltonian and discuss the role of coupling constant के। आपने आइजिंग मॉडल का यूज करना है, स्टेट करना है आपने, और आपने एक्सप्रेशन निकालना है पार्टीशन फंक्शन किसका, वन डायमेंशन, और किसके अब्सेंस में मैग्नेटिक फील्ड अप टू द सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन, सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन का आपने निकालना है और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। जो आइजिंग मॉडल है, डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ स्पिन दैट कैन टेक्स वैल्यू प्लस माइनस। आइजिंग मॉडल किसके बारे में बताता है, स्पिन के बारे में बताता है। ठीक है, सिस्टम के स्पिन है प्लस माइनस। ठीक है, इंटरेक्टिंग विद देयर नियरेस्ट नेबर, जो पार्टिकल हो गए आपस में, उसके नेबर पार्टिकल के बारे में, स्पिन के बारे में बताता है। ठीक है, जो हैमिल्टोनियन ऑफ द आइजिंग मॉडल इन वन डायमेंशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपने याद रखनी है। यहाँ पे ये हैमिल्टोनियन मॉडल है किसके लिए, आइजिंग मॉडल के लिए हैमिल्टोनियन इक्वेशन है। ठीक है, जे क्या है, कपलिंग कांस्टेंट है, एच क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इसके बाद आप पार्टीशन फंक्शन z इन वन डायमेंशन अप टू सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन तक। तो जो पार्टीशन फंक्शन है ये आपने बहुत बारी पढ़ा है कि पार्टीशन फंक्शन z बराबर क्या, समेशन ऑफ एस आई की पावर माइनस बीटा एस। ठीक है, तो इसके बाद क्या करोगे आप, फॉर अ सिस्टम विद टू स्पिन द पॉसिबल स्पिन कॉन्फिगरेशन एंड देयर एनर्जी आर, ये यहाँ पे कॉन्फिगरेशन हो सकती है प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एनर्जी क्या आएगी माइनस जे, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो एनर्जी क्या आएगी प्लस जे। पार्टीशन फंक्शन अप टू सेकंड ऑर्डर इन जे, z2 बराबर ई रेज़ टू बीटा जे प्लस ई रेज़ टू बीटा जे प्लस ई रेज़ टू माइनस बीटा। एक बारी माइनस लेना है, एक बारी प्लस लेना है आपने, दोनों के लिए। ठीक है, तो ये टर्म हो जाएगी z2, ये आ जाएगा मेरे पास। तो z2 बराबर, इसको इसका जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इस वाली जो इक्वेशन का इसका सॉल्यूशन है वो 4 cos बीटा जे, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक, क्योंकि इस पर बीटा जे प्लीज माइंड, ये किसके बराबर होता है, cos h बीटा जे के। ठीक है, अब इस लॉग लोगे बोथ साइड तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आप लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला डालोगे तो ये अलग अलग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये टर्म आ जाएगी, लॉग एन कॉस बी जे एच बराबर है 0, तो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूँ मैं, तो हैमिल्टोनियन एच बराबर है दिस। ठीक है, इंटरेक्शन टर्म ये है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो इंटरेक्शन टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज इंटरेक्शन बिटवीन नेबरिंग स्पिन। अगर जे बराबर है, जे बड़ा है 0 से, तो सिस्टम क्या हो जाएगा मेरे पास, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। जे लेस देन है तो एंटी फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड टर्म की बात करते हैं, ये मेरे पास इस इक्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड टर्म थी, ये बताता है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इन स्पिन अलाइनमेंट। ठीक है, अब जब h बड़ा होगा तो स्पिन अलाइन विद फील्ड, और h लेस देन होगा तो स्पिन अलाइन विद अपोजिट फील्ड। ये इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पता है। ठीक है, अब रोल ऑफ कपलिंग कांस्टेंट जे, अब जो जे था कपलिंग कांस्टेंट, ये तो हम अभी भी ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अगर जे बड़ा होगा तो फेरोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा, जे लेस देन होगा तो एंटी फेरोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो अब स्ट्रेंथ जे कंट्रोल द कोरिलेशन लेंथ एंड, यानी देख लेना जो भी ये थ्योरी लिख रखी है। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया मेरे पास। ठीक है, तो अब जो ये असाइनमेंट है ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल मैंने खुद सॉल्व की है ये, और बिल्कुल प्रॉपर बुक्स का यूज़ किया है। कुछ एक उसमें से भी जो कुछ टाइप के क्वेश्चन थे तो उनसे सॉल्व किया, बाकी कुछ खुद ही सॉल्व किया है मैंने, तो आप देख सकते हो। लेकिन आपके पास शायद सॉल्व्ड भी कहीं से मिल चुकी होनी असाइनमेंट, लेकिन उसमें बहुत कुछ गलत होता है दिया हुआ। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन तो सही होते हैं लेकिन कुछ एक बहुत गलत होते हैं दिए हुए, तो आप अगर उनको कर रहे होते हो, स्पॉट शॉर्टकट मेथड में दिया होता है वो। ठीक है, तो उनको करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जितने भी इग्नू एमएससी के स्टूडेंट है, जो भी असाइनमेंट जो बना रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास सॉल्व आती है, तो इग्नू एमएससी की असाइनमेंट सॉल्व आती नहीं है, आपको खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है, और जब आप खुद सॉल्व करते हो तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो जाती है साथ साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।